सत्ता की साझेदारी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें दो देशों की कहानी की बात करनी होगी। दो देश है, एक बेल्जियम है जो यूरोप का छोटा सा देश है, और दूसरा श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। बेल्जियम की जातीय बनावट कुछ इस तरह की है, 59% वहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या 80% है और डच भाषी लोगों की संख्या 20% है। 1970 से पहले वहाँ पर शासन में फ्रेंच का अधिकार था। डचों को शासन से बिल्कुल बाहर रखा जाता था। सारे नीति और कानून फ्रेंच को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। डच को किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। इससे डच भाषी लोग काफ़ी नाराज रहते थे, काफ़ी असंतुष्ट रहते थे और हमेशा सरकार की नीति का क्या करते थे, विरोध करते थे। विरोध का परिणाम ये होता था कि कभी कभी झड़प भी हो जाता था लोगों में। पूरे बेल्जियम में तनाव की स्थिति बनी रहती थी और विकास की गति जो है वो उसके कारण धीमी रहती थी। लेकिन वहाँ की सरकार ने काफ़ी सूझबूझ से काम किया। 1970 के बाद वहाँ पर संविधान में बदलाव किए गए। नए संविधान के अनुसार सरकार को 3 स्तर में बांटा गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा सामुदायिक सरकार। केंद्र सरकार की शक्ति को कम कर दिया गया और उन्हें राज्य सरकार को दे दिया गया। सामुदायिक सरकार हर भाषी लोगों की एक सरकार बनी, जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम में सभी लोगों को समान भागीदारी मिली। केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व हर भाषी लोगों को मिला। अगर फ्रेंच का 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार में है तो डचों का भी 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार में होगा, जर्मन का भी 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार में होगा। इस तरह का वहाँ पर समान रूप से शासन में सबको प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखा गया। बेल्जियम जो है तनाव मुक्त हो गया, डच भी खुश हो गए, जर्मन भी खुश हो गए और इस तरह से वहाँ सब मिलजुल कर जब सरकार चलने लगी तो विकास की गति तेजी से होने लगी। आज तक, उसके बाद से आज तक वहाँ पर किसी तरह का विद्रोह, किसी तरह का तनाव पैदा नहीं हुआ। श्रीलंका में ठीक इसके उल्टा, वहाँ पर क्या है कि जातीय बनावट वहाँ की इस तरह है कि 74% वहाँ पर सीली भाषी लोग रहते हैं और 18% तमिल लोग रहते हैं और 2% अन्य भाषी लोग रहते हैं। लेकिन शासन पर सीलियों का अधिकार है क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक सीली हैं। सीली तमिलों को शासन से दूर रखते हैं। ये शुरू से वहाँ पर चलता आ रहा है क्योंकि 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, उसके बाद से वहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। तमिलों को शासन से दूर रखने के कारण तमिल हमेशा विद्रोह कर देते। 1983 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर सशस्त्र कार्रवाई सरकार को करनी पड़ी थी। तमिल जो है वो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पर उसको शासन में किसी तरह की भागीदारी नहीं दी जा रही है। इन 2 देशों की कहानी से ये प्रतीत होता है कि जहाँ हम शासन में सबको भागीदार बनाते हैं वहाँ शासन बेहतर ढंग से चलता है, और जहाँ शासन में किसी एक वर्ग को भी शासन से वंचित रखते हैं वहाँ शासन को सुचारू रूप से चलाना बड़ा कठिन हो जाता है। अब इस पर सवाल है
कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो ये दो देशों की कहानी से हमें ये समझ में आ जाता है कि जहाँ पर सत्ता की साझेदारी की गई वहाँ शासन में सब कुछ सुचारू रूप से ठीक से चल रहा था। जैसे बेल्जियम में गृह युद्ध फिर दोबारा कभी नहीं हुआ, तनाव की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई, हर क्षेत्र में विकास तेजी से होता रहा। लेकिन श्रीलंका ठीक इसके विपरीत, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं है, तमिलों को शासन से बाहर रखा गया है, तमिलों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमेशा छिटपुट विद्रोह होते रहते हैं और सरकार की नीति और कार्यों में हमेशा तमिलों द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है। शायद वहाँ पर तमिलों को शासन में बराबर का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद श्रीलंका भी तेजी से विकास करने लगेगा। तो बच्चों, हम लोग जाने कि शासन में अगर सबकी भागीदारी बराबर रूप से होगी तो राज्य जो है, राष्ट्र जो है, वो तेजी से विकास करेगा, किसी तरह का विरोध, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, तनाव भी नहीं होगा और हर क्षेत्र में तेजी से राष्ट्र आगे बढ़ेगा, सबका विकास होगा।